ये कहानी दो क्लासमेट्स की है जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि वे एक ऐसी जगह पर फंस गए जहां सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। वे महीनों तक एक आइलैंड पर साथ रहे। अब सवाल ये है कि उन्होंने वहां कैसे सरवाइव किया और उनके बीच क्या क्या हुआ। ये सब हम आज की कहानी में देखेंगे। आज की कहानी शुरू होती है एमा नाम की एक खूबसूरत लड़की से। एमा हर सुबह जल्दी उठती है और स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। वह स्कूल की एक शानदार और फेमस स्टूडेंट है जिसके बहुत सारे दोस्त हैं। दूसरी तरफ डीन है, एमा से बिल्कुल अलग। वह एक आलसी लड़का है जो सुबह लेट उठता है। उठते ही वह बाथरूम जाकर ब्रश करता है और फिर सीधा वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। उसके पिता जैक उसे टोकते हैं कि वह स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। इधर एमा की छोटी बहन स्टेसी भी स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। उनकी माँ, जिनका नाम बारबरा है, दोनों बहनों को स्कूल छोड़ने जाती हैं। इसके बाद एमा स्कूल पहुंचकर अपनी बेस्ट फ्रेंड लिज से मिलती है। वे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी स्टीफन नाम का एक स्टूडेंट आकर एमा को हाय कहता है। ये देखकर लिज एमा को चिढ़ाने लगती है। उसी दिन क्लास में मिस्टर क्रिश्चियन सेन, जो उनके टीचर हैं, बताते हैं कि अगली सुबह ठीक 7 बजे ट्रिनिटी आइलैंड के ट्रिप के लिए बस रवाना होगी। वे आगे जानकारी दे ही रहे होते हैं कि तभी एमा लेट होकर क्लास में आती है। उसके पीछे ही डीन भी आता है और आते ही एमा से टकरा जाता है। वह मजाक में उसे शहजादी कहकर सॉरी बोलता है। जब मिस्टर क्रिश्चियन सेन ट्रिप के बारे में और जानकारी दे रहे होते हैं तो लिज एमा से कहती है कि डीन भी इस ट्रिप पर जा रहा है और यह सब उसके पिता के पैसों की वजह से हुआ है। फिर वह डीन को देखकर मुंह बनाती है। लंच के समय लिज अपने दोस्तों को बताती है कि सुबह एमा और स्टीफन के बीच क्या हुआ था। वह मजाक में कहती है कि ट्रिप के दौरान उन्हें 1 हफ्ता मिलेगा ताकि एमा और स्टीफन को और करीब लाया जा सके। लेकिन एमा यह सब सुनकर कहती है कि उन्हें इन बातों को छोड़कर ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। जब वे सभी बातें कर रहे होते हैं तभी एमा की नजर डीन पर पड़ती है जो चाकू से सेब काट रहा था। थोड़ी देर बाद मिस कोलियर, जो स्कूल की टीचर हैं, डीन के पास आकर उसे स्कूल में चाकू लाने के लिए डांटती हैं और फिर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती हैं। फिर लिज अपने दोस्तों से कहती है कि एमा को डीन जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए, खासकर जब स्कूल का एक पॉपुलर लड़का स्टीफन उसे पसंद करता है। अगली सुबह एमा ट्रिप के लिए तैयार होती है और अपने माता पिता बारबरा और फिल को धन्यवाद देती है कि उन्होंने उसे जाने दिया। दूसरी ओर डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता। उसके पिता जैक उसे समझाते हैं कि स्कूल का नियम तोड़ने के बाद भी उन्होंने कितनी कोशिश करके उसे ट्रिप पर भेजने का इंतजाम किया है। ये सुनकर डीन मान जाता है। इसके बाद मिस्टर क्रिश्चियन सेन सभी को बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। बस में चढ़ते समय स्टीफन एमा से पूछता है, कैसी हो एमा? ये देखकर लिज उसे फिर चिढ़ाने लगती है, लेकिन एमा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। कुछ समय बाद वे ट्रिनिटी आइलैंड पहुंच जाते हैं। बस से उतरते ही मिस कोलियर सभी को बताती हैं कि वे कुछ देर के लिए पूल में मजे कर सकते हैं, लेकिन डिनर से पहले सबको वापस आना होगा। अगले दिन से ट्रिप की गतिविधियां शुरू होंगी। कुछ देर बाद एमा और उसके दोस्त पूल में जाते हैं। वहाँ एमा स्टीफन से मिलती है और सभी साथ मिलकर मस्ती करने लगते हैं, लेकिन डीन अकेले खड़ा बालकनी से ये सब देख रहा होता है। उसी शाम एमा की दोस्त लिज आकर उसे बताती है कि स्टीफन ने उन्हें एक पार्टी में बुलाया है जो यहाँ के एक लोकल बोट पर हो रही है, लेकिन एमा ये सुनकर मना कर देती है। हालांकि उसके दोस्त जिद करके उसे मना लेते हैं। इसके बाद वे सभी पार्टी के लिए बोट पर चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद एमा अपनी दोस्त हेलेन को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वह देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है। ये देखकर एमा वहां से जाने लगती है। उसी समय पास में खड़ा डीन भी ये सब देख रहा होता है। डीन एमा से कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजे कर रहा है। इस पर एमा जवाब देती है, तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि स्टूडेंट्स इस पार्टी में ड्रग्स ले रहे हैं। पुलिस सभी को बोट के सामने की तरफ आने के लिए कहती है। तभी अचानक एमा का पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाती है। डीन ये देख लेता है और तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वह एमा को बचाकर एक छोटी बोट में ले जाता है। ये छोटी बोट बड़ी बोट की रस्सी से बंधी हुई थी, लेकिन डीन उस रस्सी को काट देता है। एमा हैरानी से पूछती है, तुमने रस्सी क्यों काटी? डीन जवाब देता है, मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना। वह आगे कहता है कि पुलिस के जाने के बाद वे वापस बड़ी बोट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में वह बोट उनसे काफी दूर चली जाती है। इसी दौरान मौसम खराब होने लगता है और तूफान आने वाला होता है। डीन देखता है कि उनकी बोट में मोटर ही नहीं है। तभी अचानक उनके सामने एक बड़ी लहर आती है और दोनों बोट को कसकर पकड़ लेते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है। लहरों के बहाव में उनकी बोट अरेबियन सागर के बीच पहुंच चुकी थी। डीन का फोन पहले ही बंद हो चुका था, तो वह एमा से उसका फोन देने के लिए कहता है, लेकिन एमा के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। एमा कहती है, हमें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था। इस पर डीन जवाब देता है, चिंता मत करो, कोई ना कोई हमें लेने आ ही जाएगा। वे बात कर ही रहे थे कि अचानक एमा को थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड दिखता है। ये देखकर डीन बोट को उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है। बहुत मेहनत के बाद वे दोनों किसी तरह उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं।
आइलैंड पर पहुंचकर एमा फिर से फोन के नेटवर्क को चेक करती है, लेकिन वहां भी कोई नेटवर्क नहीं मिलता। इसी बीच डीन को बोट में एक फ्लेयर गन मिलती है तो वह उसे उठा लेता है। इसके बाद दोनों इस उम्मीद में आगे बढ़ते हैं कि शायद अंदर जाने पर उन्हें कोई मदद मिल जाए। दूसरी ओर होटल में पिछली रात की पार्टी के कारण मिस्टर क्रिश्चियन सेन ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं। तभी लिज मिस कोलियर से कहती है कि एमा होटल वापस नहीं आई है। वह यह भी बताती है कि उसे लगा था कि एमा शायद किसी और के साथ थी, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। लिज यह भी कहती है कि उसने एमा को आखिरी बार पार्टी बोट पर देखा था। इसके बाद मिस्टर क्रिश्चियन सेन सभी की अटेंडेंस लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि डीन भी गायब है। अब यह साफ हो जाता है कि एमा और डीन दोनों ग्रुप से लापता हैं। पुलिस एमा के दोस्तों से पूछताछ करती है। मिस कोलियर पुलिस से पूछती है क्या उन्हें ढूंढने का कोई तरीका है। इस पर पुलिस जवाब देती है ऐसे केस अक्सर होते रहते हैं, हो सकता है कि वे खुद ही वापस आ जाएं, लेकिन अगर वे समुद्र में कहीं फंस गए हैं तो उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जब डीन के पिता जैक को पता चलता है कि उनका बेटा लापता है तो वे तुरंत स्कूल पहुंचते हैं। वहां वे एमा की मां बारबरा से मिलते हैं। उसी समय फील भी वहां आ जाता है। सभी परेशान होकर प्रिंसिपल से पूछते हैं कि उनके बच्चे कहाँ हैं, लेकिन प्रिंसिपल ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाते। इसके बाद तीनों चिंतित होकर वहां से चले जाते हैं। वहीं एमा और डीन आगे बढ़ रहे थे और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक खूबसूरत झरना दिखता है। डीन को यह बहुत अच्छा लगता है तो वह एमा से उसकी एक तस्वीर लेने के लिए कहता है, लेकिन एमा मना कर देती है और कहती है हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे इस ट्रिप में प्रोजेक्ट के लिए अच्छे मार्क चाहिए थे क्योंकि मुझे आगे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। अगर हम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकले तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वे दोनों आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटे बाद इस आइलैंड के किनारे तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अब तक न उन्हें कोई रास्ता मिला था और न ही कोई मदद। यह देखकर वे वापस बोट के पास जाने का सोचते हैं। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बोट अब किनारे पर नहीं थी। समुद्र की लहरें उसे कहीं बहा ले गई थी। अब उनके पास सिर्फ एक लाइफ जैकेट बची थी। इसके बाद पूरा दिन चलते चलते वे दोनों थक जाते हैं और सूरज भी डूब जाता है। डीन आग जलाता है और दोनों यहीं पर रात रुकने का फैसला करते हैं। डीन देखता है कि एमा को ठंड लग रही है तो वह अपनी शर्ट उतारकर उसे दे देता है। फिर दोनों बात करने लगते हैं कि शायद कल तक उनके पेरेंट्स उन्हें ढूंढ लेंगे। अगली सुबह डीन जागता है और देखता है कि एमा वहाँ नहीं है। वह उसे ढूंढते हुए समुद्र किनारे पहुँचता है और देखता है कि एमा SOS लिख रही है। डीन पूछता है तुम क्या कर रही हो, तो एमा जवाब देती है जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ, हमें पीने के लिए पानी भी ढूंढना होगा। इसके बाद डीन तैरने चला जाता है और एमा उसे देखने लगती है। दूसरी ओर होटल में मिस्टर क्रिश्चियन सेन एमा और डीन के माता पिता को बताते हैं कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और उन्हें समुद्र में एक छोटी बोट मिली है जो शायद उन्हीं की हो सकती है। यह सुनकर जैक कहते हैं अगर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो हमें किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को काम पर लगा देना चाहिए, लेकिन मिस्टर क्रिश्चियन सेन उन्हें समझाते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है और जल्द ही बच्चों को ढूंढ निकालेगी। वहीं हम देखते हैं कि एमा पानी पीने जाती है, लेकिन उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह घबरा जाती है और जल्दी से वहां से लौट आती है। इसके बाद दोनों मिलकर धूप से बचने के लिए पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। थोड़ी देर बाद एमा समुद्र के किनारे बड़े अक्षरों में SOS लिखती है ताकि अगर कोई रेस्क्यू टीम यहाँ से गुजरे तो उन्हें देख सके। फिर दोनों इस आइलैंड पर जो भी खाने लायक चीजें मिलती हैं उन्हें ढूंढने लगते हैं। डीन को केले का एक पेड़ मिलता है तो वह केले तोड़ कर लाता है और दोनों भरपेट खाते हैं। इस आइलैंड में बहुत गर्मी होती है और एमा फुल पैंट पहनकर नहीं रह सकती, लेकिन सिर्फ पैंट ही में भी नहीं रह सकती, इसलिए वह अपनी पैंट काट कर उसे शॉर्ट्स बना लेती है। इसके बाद एमा देखती है कि डीन झोपड़ी में आकर सो रहा है तो वह भी वहीं आकर लेट जाती है। अचानक डीन करवट बदलते हुए एमा पर हाथ रख देता है, लेकिन एमा को यह अच्छा लगता है इसलिए वह कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब एमा वाटरफॉल में नहा रही होती है तभी डीन वहां आकर सनस्क्रीन मांगता है। एमा कहती है मैं यहाँ नहा रही हूँ, तुम दूसरी तरफ जाओ, तो डीन जवाब देता है तुम्ही ने तो कहा था कि पहरा देना। ये सुनकर एमा कहती है इस आइलैंड में कोई और भी है, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। उधर होटल में बारबरा एमा को लेकर बहुत परेशान थी और न्यूज में बताया जा रहा था कि एमा और डीन के गायब होने का मामला अब आधिकारिक हो गया है। पुलिस को लगता है कि वे दोनों अब जिंदा नहीं हैं, इसीलिए अब वे सिर्फ उनकी लाशें ढूंढ रहे हैं। उधर फील घर जाने के लिए तैयार हो रहा था क्योंकि एमा की छोटी बहन स्टेसी घर में अकेली थी, लेकिन बारबरा अभी भी पूरी तरह से टूटी हुई थी। तब फिल बारबरा को दिलासा देता है और कहता है एमा मिल जाएगी। यह कहकर वो उसे गले लगा लेता है। अगले दिन जैक बारबरा के साथ हेलीकॉप्टर लेकर एमा और डीन को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ आइलैंड में शाम होने वाली थी और एमा डीन से अपने परिवार को बहुत याद करने की बात कर रही थी। तभी डीन को वहाँ किसी इंसान की खोपड़ी मिलती है। एमा यह देखकर बहुत डर जाती है और कहती है
शायद यह भी हमारी तरह यहाँ फंस गया होगा और इसकी ये हालत हो गई, कहीं हमारी हालत भी ऐसी ना हो जाए। डीन उसे सांत्वना देते हुए कहता है, ये कोई मछुआरा या फिर कोई स्मगलर होगा जो यहाँ आकर मर गया होगा, लेकिन हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं और हम यहाँ अकेले नहीं हैं। वह उसे विश्वास दिलाता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही देते रहेंगे तो हम यहाँ कभी नहीं मरेंगे और एक दिन जरूर घर लौटेंगे। ये कहने के बाद डीन एमा को किस करने लगता है। एमा पहली बार किसी को किस कर रही थी और उसे यह अच्छा भी लग रहा था। अब रात हो चुकी थी और डीन सारी हदें पार कर देता है। उसी समय आइलैंड में एक बड़ा तूफान आता है, लेकिन एमा पहली बार इस तूफान को एंजॉय कर रही थी और बहुत खुश थी। सुबह होते ही एमा जागती है और देखती है कि डीन वहाँ नहीं है। वह घबराकर डीन को पुकारने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। डर के मारे वो डीन को ढूंढने जंगल में चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वह देखती है कि डीन एक गड्ढा खोद रहा है, जिससे उसे समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तभी अचानक एमा का पैर फिसल जाता है और वह गिरकर घुटने में चोट लगा लेती है। डीन तुरंत उसकी मदद करता है, उसकी चोट पर ध्यान देता है और कहता है, तुम ठीक हो जाओगी। इसके बाद दोनों वाटरफॉल में नहाने चले जाते हैं, जहां डीन एमा को अपनी माँ के कार एक्सीडेंट में मरने की कहानी सुनाता है। एमा ध्यान से उसकी बातें सुनती है और उसे डीन के दर्द का एहसास होता है। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और डीन उसमें मस्ती करने लगता है। एमा उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और फिर दोनों बारिश में नाचने लगते हैं। डीन एमा के बालों में एक खूबसूरत फूल सजा देता है, जिससे एमा शर्मा जाती है। फिर वह डीन से कहती है, मुझे फिर से तूफान के मजे लेने हैं। ये सुनकर डीन एक बार फिर तूफान लाने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ न्यूज में बताया जाता है कि एमा और डीन के लापता होने को 1 महीना बीत चुका है। पुलिस को अब यकीन हो गया है कि वे जिंदा नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने आधिकारिक रूप से उनकी तलाश बंद कर दी है। लेकिन एमा के दोस्तों को अभी भी लगता है कि वे दोनों जिंदा हैं। बारबरा को भी अपनी बेटी के जिंदा होने की उम्मीद बनी रहती है, इसलिए वह जैक के साथ हेलीकॉप्टर लेकर फिर से एमा और डीन को ढूंढने निकल जाती है। वे लोगों में पर्चियां बांटते हैं, जिनमें एमा और डीन की तस्वीरें और जानकारी होती है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगता। इसके बाद जैक बारबरा से कहता है, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन वे नहीं मिले। अब शायद हमें घर लौट जाना चाहिए। ये सुनकर बारबरा बेहद उदास हो जाती है और घर लौट जाती है। डीन एमा को एक रहस्यमयी हरी रोशनी के बारे में बताता है, जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था। वह कहता है कि यह रोशनी सूरज डूबने के समय दिखती है, लेकिन उसने इसे आज तक कभी नहीं देखा। इस बीच उनकी आइलैंड पर जिंदगी के कई हफ्ते और बीत जाते हैं। वे समुद्र में नहाते हैं, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। जब भी उन्हें मन करता, वे तूफान और भूकंप के मजे लेते। एक दिन एमा डीन से पूछती है, तुमने पहली बार कैसे किया था और वह कौन थी? डीन बताता है कि जब वह स्कूल में था, तब उसकी एक दोस्त थी जो उससे उम्र में बड़ी थी। चूंकि एमा के लिए यह सब पहली बार था, तो डीन उसे पूछता है, तुम्हें कैसा लगा? एमा हंसते हुए कहती है, अच्छा था, लेकिन तूफान की वजह से गलत जगहों पर रेत चली गई। फिर वह कहती है, मुझे और अनुभव चाहिए। तो डीन मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है। कुछ दिनों बाद दोनों जंगल में फल लाने के लिए जाते हैं। डीन थोड़ा आगे जाकर फल तोड़ने लगता है, तभी आसमान में एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। घबराकर दोनों खुली जगह की ओर भागते हैं। डीन जल्दी से एमा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है ताकि प्लेन को सिग्नल दे सके, लेकिन फ्लेयर गन नहीं मिलती और तब तक वह प्लेन बहुत दूर चला जाता है। इसके बाद एमा फिर से फ्लेयर गन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे भी वह नहीं मिलती। उसे महसूस होता है कि इस आइलैंड पर कोई और भी है जो उनकी चीजें चुरा रहा है। समय बीतता जाता है, लेकिन उनके ऊपर से सिर्फ एक ही प्लेन गुजरा था। कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। वे दोनों झोपड़ी में बैठकर बात करने लगते हैं कि शायद अब उन्हें घर वापस जाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और इसी जंगल में एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लेना चाहिए। तभी अचानक डीन को जंगल में किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वह उसे देखने के लिए जंगल में चला जाता है। एमा चिंता में उसके पीछे जाती है। आगे जाकर डीन देखता है कि वहाँ एक खतरनाक ब्लैक पैंथर खड़ा है। पैंथर को देखकर डीन तेजी से भागने लगता है। भागते भागते वह अचानक जमीन पर गिर जाता है। एमा भी भागती हुई उसके पास पहुंचती है और देखती है कि डीन के हाथ में खून से लथपथ एक चाकू है। उसके सामने ब्लैक पैंथर मरा पड़ा है। एमा और डीन के सभी दोस्त और माता पिता धीरे धीरे उनके बिना ही अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने लगते हैं, जबकि एमा और डीन ने भी आइलैंड पर जीना सीख लिया था। अब उन्हें कोई बचाने आएगा, इसकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उन्होंने शिकार करना, झोपड़ी बनाना और आइलैंड पर रहने के तरीके सीख लिए थे और अब वे यही अपनी दुनिया मानकर एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे। लेकिन एक दिन एमा को अचानक उल्टी होने लगती है, जिससे डीन घबरा जाता है और पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो एमा हंसकर कहती है, नहीं, उल्टी बस वैसे ही हो गई थी।
इसके बाद एमा अच्छा महसूस करने के लिए डीन के पास लेट जाती है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक एमा की खोई हुई चीजें ऊपर से गिरने लगती हैं। जैसे ही वे ऊपर देखते हैं तो एक पेड़ पर एक बंदर बैठा होता है जो उनके सामान नीचे फेंक रहा था। उन्होंने देखा कि बंदर के हाथ में वही फ्लेयर गन थी जो डीन को उस दिन नहीं मिली थी। तब एमा बंदर को एक केला दिखाती है जिसे देखते ही वह गन नीचे फेंक देता है। ठीक उसी वक्त उन्हें ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दोनों तुरंत खुली जगह की तरफ भागते हैं और एमा जल्दी से फ्लेयर गन लोड करके फायर करती है। हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं और बचाने के लिए नीचे आते हैं। आखिरकार 3 महीने के बाद दोनों वापस लौट आते हैं और एयरपोर्ट पर उनके दोस्त और परिवार वाले उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद उनके माता पिता उन्हें अपने अपने घर ले जाते हैं। रात को डीन एमा से मिलने उसके घर आता है और दोनों बात करने लगते हैं कि घर वापस आकर कितना अजीब लग रहा है। डीन एमा को किस करने के लिए झुकता है, लेकिन एमा मुस्कुराकर पीछे हट जाती है और कहती है, हर 10 मिनट में मेरे मम्मी पापा मुझे देखने आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें अभी जाना चाहिए। इसके बाद एमा कहती है, मेरे आने की खुशी में मेरे पेरेंट्स ने एक पार्टी रखी है और तुम्हें भी उसमें आना होगा। अगले दिन पार्टी में सब लोग इकट्ठा होते हैं जहां एमा के माता पिता अपने बच्चों के लौटने की खुशी में सबको कुछ कहने लगते हैं। इस दौरान स्टेसी डीन से पूछती है कि वह सबके साथ क्यों नहीं घुल मिल रहा, तो डीन जवाब देता है कि उसे लोगों के बीच रहना ज्यादा पसंद नहीं है। इसके बाद डीन एमा को इशारा करता है कि वह उसके साथ चले, लेकिन एमा उसे अनदेखा कर देती है। ये देखकर डीन चुपचाप पार्टी से चला जाता है। इसके बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। एमा के आइलैंड से लौटने के बाद वह बहुत फेमस हो जाती है, लेकिन डीन अब भी अकेला रहता है। जब भी दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं मगर बात नहीं करते। कुछ दिनों बाद एमा डीन को कॉल करती है, लेकिन डीन कॉल नहीं उठाता। फिर एमा के रूम में स्टेसी आती है और कहती है कि उसके लापता होने के बाद सबने उसे बहुत मिस किया था। मम्मी पापा बहुत परेशान थे और उन्होंने तो मान लिया था कि शायद वह अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन अब जब सब अच्छे से एक साथ हैं तो वे बहुत खुश हैं। ये सुनकर एमा स्टेसी को गले लगाती है और कहती है कि वह उसकी सबसे अच्छी बहन है। इसके बाद दोनों प्रोम पार्टी में साथ जाने का फैसला करती हैं। दूसरी ओर डीन अपनी माँ की कब्र पर जाता है और वहाँ खड़े होकर उसे बहुत याद करता है और रोने लगता है। प्रोम पार्टी की रात डीन घर पर टीवी देख रहा होता है। तभी उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या वह पार्टी में उनके कोट को पहनकर जाना चाहेगा। दूसरी तरफ एमा अपनी बहन स्टेसी के साथ पार्टी में पहुंच जाती है। तभी लिज उसे एक सरप्राइज देने के लिए आगे ले जाती है और एमा देखती है कि बाहर बारिश में डीन कोट पहनकर खड़ा है और उसका इंतजार कर रहा है। ये देखकर एमा को आइलैंड की सारी यादें ताजा हो जाती हैं। इसके बाद वह पार्टी से बाहर जाती है, डीन के पास पहुंचती है और दोनों बहुत खुश होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी सीन के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।